नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। और पानी पीने के बाद अब मैं इस अध्याय की शुरुआत करने लगा हूँ। ये गले की बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार, लेकिन पढ़ना जो जज्बा अपना है वो ख़त्म नहीं होने वाला है और अपन लगातार पढ़ते रहेंगे। इसलिए दोस्तों कनेक्ट रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं और जो खेलते हैं वो भी बढ़ते हैं। लेकिन हर काम ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। दोस्तों इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया और उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उन्हें इंडीज़ यानी कि भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उनको उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में समझा था। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वहाँ एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियाई क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थीं। दूसरी ओर विकसित और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एजेड और माया समुदाय और पेरू में इंका समुदाय के समान यह भव्य वास्तुकला थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के विशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। हाल ही में हवाई जहाज़ से लिए गए चित्रों से पता चलता है कि वहाँ और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोप वासी अमेरिका की यात्रा पर गए, वे अपने साथ रोजनामचा यानी कि डेली बुक डायरीज रखते थे, जिनमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेsuit धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोप वासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं, उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या ना के बराबर ही लिखा गया है। दोस्तों अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे थे।
दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगली उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न मीलों तक वहाँ के घने जंगलों इलाकों से होकर बहती है। मध्य अमेरिका में मेक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए हैं, जबकि अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। कैरिबियाई द्वीप समूह और ब्राज़ील के समुदायों पर बातचीत करते हैं। अरावाकी लोकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे-छोटे सैकड़ों द्वीप समूह, जिन्हें आज हम बहामास कहते हैं, उनमें और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिबी नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश में खदेड़ दिया था। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूलाधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित थे और उनमें बहुविवाह प्रचलित था। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी समन लोग कष्ट निवारकों और ई-लोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं, उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका क्षेत्र, कैरिबियाई देशों का क्षेत्र देख सकते हैं। दोस्तों, जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, इन्हीं देशों को मिला जुलाकर वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है और इन्हीं जो वेस्ट इंडीज़ हम क्रिस गेल देखते हैं वगैरह वगैरह, वो इन्हीं क्रिकेट टीम से आती है। मतलब कि यहाँ के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, वो सब मिलकर अपनी एक यूनाइटेड पहचान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों, अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता तो वे खुशी होते, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अरावाकों का व्यापार बहुत उदारतापूर्ण होता था। वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्वक हो गई, तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश हो गया। तुम्बिनावा कहे जाने वाले लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राज़ील पड़ा था। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना होता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना थी, न ही कोई चर्च था जो उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सके। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं को अगर हम समझें, तो कैरिबियाई और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इंका जनसमुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी।
इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे होंगे। बॉल कोट मार्कर पर उत्कीर्ण तिथियां माया संस्कृति काई पास 6ठी शताब्दी का आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माया संस्कृति के विषय में भी जाना है और ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। एज जेट जन 12वीं शताब्दी में एज जेट जन लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सिलिनी नामक देवता के नाम पर पड़ा था और उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एजेट समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को देवता सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर जो कि एजेट लोगों के पास में भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्गार यानी कि भूमि उद्गार का मतलब होता है बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन कर दिया जाता था। कई बार भूमि उद्गार विभिन्न जल स्रोतों से जमीन लेकर किया जाता था। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनाप्पा कहते थे। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गई जिन पर 1325 में एग्जैक्ट राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए अद्भुत लगते थे। चूँकि एग्जैक्ट शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास में होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतिहर लोगों अभिजातों की जमीन से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके जमीन जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलाम के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एग्जैक्ट लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सव गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधा में कुशलता प्रदान की जाती थी। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एग्जैक्ट साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। दोस्तों, यहाँ पर आप माया मंदिर टिकल ग्वातेमाला में आप ये 8वीं शताब्दी का ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं कितना विशाल है भाई साहब। ये
माया लोग मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एग्जैट लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्वक थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि भी थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। पेरू और पेरू पेरू के इंका लोगों के बारे में अब हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम अभी दक्षिण अमेरिका के देशों की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ब्राज़ील की माया संस्कृति की बात की, उससे पहले हमने इंडोनेशिया के जो छोटे छोटे देश थे, पनामा, बहामास, उनकी बात की थी। अब हम दक्षिण अमेरिका के देशों में आ चुके हैं। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दो महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका में कनाडा आपको देखने को मिल जाएगा, अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा, मैक्सिको मिल जाएगा और बहुत जो कैरिबियाई देश है वो मिल जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका में आपको अर्जेंटीना, चिली, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राज़ील जैसे देश देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे देश हैं इनमें। तो अभी हम यहाँ पर माया संस्कृति की बात की, जो कि ब्राज़ील में थी। अब हम पेरू के इंका लोगों की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोग की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कापाक ने कुज्को में अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह भी सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीले स्वतंत्र रूप से वरिष्ठ की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एग्जैट साम्राज्य की ही इस तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में रहा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर मैप में देखिए आप, यहाँ पर आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा, रियो द जेनेरो, ये जो क्लाइमेट चेंज की बैठक उसके लिए जाना जाता है, रियो द जेनेरो। यहाँ पर चिली आपको दिख रहा है, पेरू दिख रहा है आपको, इक्वाडोर, और फिर इधर आपको अर्जेंटीना दिख रहा है। स्पेन के क्षेत्र यानी कि स्पेन का जो चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, ये किसके उपनिवेश थे? ये थे भैया स्पेन के। और यहाँ पर जो रियो द जेनेरियो आपको दिख रहा है, ये पुर्तगाली क्षेत्र था। और जो आपको इधर साइड में दिख रहा है ब्राज़ील के ऊपर में, ये बैंगनी कलर का, ये किसका था? डच के क्षेत्र थे। इंग्लिश के क्षेत्र आपको बताते हैं, इंग्लिश के क्षेत्र कहाँ थे? इंग्लिश के क्षेत्र भाई साहब यहाँ बहुत कम थे। जो इधर साइड में बस एक गुलाबी सा दिख रहा है आपको, वही इंग्लिश का क्षेत्र था। फ्रांसीसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी क्षेत्र ग्रीन कलर का था, वो भी यहीं छोटा सा साइड में था। अब दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा ब्राज़ील है। अब इसके बाद में 1494 में टार्सीसिलास की संधि के अनुसार ये विभाजन रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद में 16वीं सदी के अंत में स्पेन और पुर्तगाल के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये इधर लाइनों के ज़रिए बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये समझने का प्रयास किया, ये जो देखिए कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट और किस तरह से ये काम करते थे। यहाँ पर पर्वत शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर, इस पर स्पेनियों का निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण यह नगर नष्ट नहीं हो पाया। दोस्तों उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्यूबपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत यानी कि कोड बुनते थे। इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता था तो शासन की सारी श्रृंखलाएं तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एग्जैक्ट तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। यूरोप वासियों का लालच उस समय भी था और अब भी है। यूरोप वासियों की खोज यात्राओं की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियाई लोगों को यूरोप वासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोप वासी अटलांटिक सागर को जहाज द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं का सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन उसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे। साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे और ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न कर दी। अब यहाँ सृष्टि वर्णन या सृष्टि शास्त्र कॉस्मोग्राफी क्या है, तो यह विश्व मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था। 1477 में टॉलमी की ज्योग्राफी नाम की पुस्तक, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई और इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप में पढ़ी गई। मिस्रवासी टॉलमी ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। चूंकि वह सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे। 15वीं शताब्दी में आइबेरिया प्रायद्वीप यानी कि स्पेन और पुर्तगालियों के लोग इन खोजों यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्र यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर
पुरानी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्रिक यात्राएं नहीं हैं। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री प्रशांत द्वीपों के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े-बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री क्षेत्र के लिए धन देने को इतने ललायत क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति की धुन क्यों सवार हुई? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक तीन प्रकार से मिले-जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आज़ादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी तक की उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी के मध्य के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप में धर्मपरायण ईसाई इन शासक कार्यों की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, धर्म युद्ध, यानी कि अपने धर्म को फैलाने के लिए दूसरे धर्म को दबाने वाली हरकतें करते रहे थे। जब यूरोपवासी सोने और मसाले की खोज में नए-नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे, तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और मछुआई और नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नेविगेटर के नाम से मशहूर थे, ने पश्चिम अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सिउटा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडोरा अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और रिकांक्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की, जिन्हें कैपुटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासन देता था। रिकॉन्क्विस्टा यानी कि पुनर्विजय ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे से छुड़ा लिया था।
दोस्तों अब हम अटलांटिक पारगमन की बात करें तो अटलांटिक पारगमन यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 इसका जीवन काल रहा। एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डिनियल पियर डीएलए द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इम्गो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर स्वभाव से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालुआ के पतन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हुआ। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी सी नाव और 2 कैरेबल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज। यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 1492 तक इस क्षेत्र पर अरबों का शासन था। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था, नीचे समुद्र था। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप था। यह कहा जाता है कि इस द्वीप को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुआनाहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोग शांति प्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। वस्तुतः कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इस बारे में अपने रोज नामचे यानी कि अपनी डेली डायरी में लिखा। दोस्तों यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये कोलंबस नाव में बैठकर आ रहा है और ये यहाँ पर के जो मूल निवासी है वो आपको दिख सकते हैं जंगलों में छिपे हुए और स्वागत के लिए पहले से ही तैयार खड़े हैं। कोलंबस लिखता है, वे इतने ज़्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सैल्वाडोर रखा। वहाँ उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा, जिसे उसने जापान समझा था, और किकिया का नया नाम हिस्पानियोला, जो आज 2 देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिप्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ करते और उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा।
नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई क्योंकि जहाज़ों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान व घर की यादत आने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गई जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया ही महाद्वीप खोज निकाला है। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अंततः समुद्र की यह सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले से दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों ने उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलविद्ता अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। उनके लिए अमेरिका का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया। अब कुछ प्रमुख तिथियों को देखते हैं। 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 में अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हुआ। 1497 एक अंग्रेजी यात्री जॉन कैबॉट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की। 1498 वास्को डी गामा कालीकट यानी कोझिकोड पहुंचा। 1499 अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा और 1500 ईस्वी कैब्राल ने ब्राज़ील पर पुर्तगाल की दावेदारी की। 1513 बालबोआ ने पनामा इस्थमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 कोर्टेस ने एग्जेट लोगों को हराया। 1522 स्पेनवासी मैगेलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1532 पिज़ारो ने इंका राज्य को जीता। 1571 स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। 1602 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है। दोस्तों, अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम जानते हैं। मुझे पता है कि आप बेहद बोर होते होंगे और ये सोचते होंगे कि क्यों ना इसकी समरी बना दी जाती है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो ज़रूरी है वही वीडियो में बनाया जाता है। यहाँ पर तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ने पर तुला हुआ हूँ। तो दोस्तों, आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप इस चैप्टर को पढ़कर ही आपको चीज़ें काम लेनी होगी। मैं हर वीडियो या फिर हर लेसन का एक फुल वीडियो भी लेकर आता हूँ और साथ में उसकी समरी और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर आता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ या फिर मैं एग्जामिनर नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा कि ये पॉइंट याद कर लो, ये आएगा तो वही आएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसकी नज़र मुझ पर जिस पर मेरी नज़र न जाए और फिर आप बाद में ही मुझे ये ब्लेम करें कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम पहले अच्छे तरीके से उस आधार पाठ्यक्रम को समझ लें जिसके आधार पर हमें तैयारी करनी है, चाहे हम 11th क्लास की तैयारी करें या फिर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। शुरुआत हमेशा शून्य से होती है और शून्य में सब कुछ आता है। ठीक है, आइए अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना देखते हैं।
स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वह प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भड़कीं, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम दी लास कैसास ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाको के नंगे बदन पर आजमाते थे। जब सैनिक दमन और बैगार का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पुरानी दुनिया की बीमारियों, विशेषतः चेचक ने अरामाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। अरावाको और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखद मुकाबले की याद दिलाता है। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिण अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के समतल क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। उपयुक्त घटनाओं से पहले स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। यह काम मुख्यतः दो व्यक्तियों, हर्मन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो का था। उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों और अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया था। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराए थे। कोर्टेस और एग्जेट के लोगों की अगर हम बात करें तो कोर्टेस और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कोविंकोटोर कहा जाता था, मैक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में कोर्टेस क्यूबा से मैक्सिको आया, जहां उसने टोटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली। टोटानेक लोग एडजेट शासन से अलग होना चाहते थे। एडजेट शासक मोंटेजुमा ने कोर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है और अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। डोना मैरिनो की बात करें तो बर्नार्ड डियोर डेल कैस्टिलो ने अपने टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में लिखा कि टेबस्को के लोगों ने कोर्टेस को डोना मैरिनो नाम की एक सहायिका दी थी। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी और उसे कोर्टेस के लिए द्विभाषियों के रूप में निर्णायक भूमिका अदा की थी। यह हमारी जीतों की जोरदार शुरुआत थी और डोना मैरिनो की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मैक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग उसे मलिच यानी कि विश्वासघाती कहते थे। मालिचिस्टा का अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़ों की हूबहू नकल करता है। बालिनचेस्टा। स्पेनी सैनिकों ने टोलेस्कालानों पर हमला बोल दिया। टोलेस्कालान खूंखार लड़ाकू थे, जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनी सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया।
फिर वे टेनोक्टिलेन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिलेन के दृश्य को देखकर हक्के-बक्के रह गए। ये मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी थी, यानी कि 1 लाख। दोस्तों, अब इसके बाद में हम देखते हैं मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया। एग्जैक्ट लोगों बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की व्यवस्था कर दी। लेकिन टैक्स कलान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। एग्जैक्ट के एक वृत्तांत में स्थित वर्णन इस प्रकार है। ऐसा लग रहा था कि मानो टेनोक्टिलान ने किसी दावत को शरण दी है। टेनोक्टिलान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है। वे सब पगला गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर काँप रहा था, मानो सारी दुनिया की आते ही बाहर निकाली जा रही हो। लोग भयक्रांत नींद में सो गए। एजेड लोग की चिंता भी निर्मूल थी। इसने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कार्टेस ने एग्जैक्ट मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एग्जैक्ट और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवाती। इसी समय कार्टेस को अपने सहायक अल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। स्पेनी शासन के अत्याचारी और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। अल्वारेडो ने हुइजिल पोर्टकली के बसंत उत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। जब 25 जून 1520 को कार्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। पुल तोड़ दिए गए, जलमार्ग काट दिए गए और सड़कें बंद कर दी गई। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। कार्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। एग्जैक्ट की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही टेनोक्टिलान लोग मारे गए। हत्याकांड के इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से, द नाइट ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। कोर्टेस के नवनिर्वाचित राजा क्विटामोके ने अपने विरुद्ध अपनी रणनीतिक योजना बनाने के लिए वापस टेनोक्टिलान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एग्जैक्ट लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। कार्टेस केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिलान में घुस आया और एग्जैक्ट भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अपशगुनों ने एग्जैक्ट को बता दिया था कि उनका अंत दूर नहीं है। इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कार्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। मैक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया। अब पिज़ारो और इंका लोगों की बात करते हैं। कोर्टेस के विपरीत पिज़ारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 502 में कैरिबियाई द्वीप समूह में आया था।
उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। अल उसने प्रशांत से पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर स्पेन लौटा तो स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा। उसने पिजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां का गवर्नर बना दिया जाएगा। पिजारो ने कार्टेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह एक देखकर क्षुब्ध हो गया कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहां से भिन्न थी। 1532 में वहां अताहुल्पा आल्पा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहां के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूटमार की। लूटपाट के बाद इनका राज्य क्षेत्र का कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठे, जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटिसी, ऊतरी, पेरू और आज का बोलीविया की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया। अब कैब्राल और ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। ब्राज़ील पर पुर्तगाल का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारीज कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया। यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। पुर्तगालवासी ब्राज़ील के बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। यह संपदा थी टिम्बर, यानी कि इमारती लकड़ी। ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरी और आरियों के बदले में, जिन्हें अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक हंसिया, चाकू या कंके के बदले ये लोग ढेर सारे मुर्गियों, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा और अन्य बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये कहते थे कि तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलाश में इतनी दूर यहाँ आते हो, क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा। चर्च के अंत में उसने कहा, मुझे लगता है तुम बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियों झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो किस लिए? अपने बच्चे के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना? क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है वह उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। इसी तरह आगे आगे जो पुर्तगाली होते हैं वो ब्राज़ील पर कब्जा करते हैं और
यहाँ पर आगे की कहानी आपको और देखने को मिलेगी। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और वही ये सल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में दास व्यापार किया। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था। जब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्रों में नहीं घुसा था। दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था। किसी भी जहाज ने उसे पार जाना तो दूर, उसने उसके पानी में प्रवेश भी नहीं किया था। यानी कि अभी इनकी जो समुद्रिक यात्राएं थी वो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही यहाँ पर चल रही थी। दोस्तों, इन लोगों ने जो यहाँ पर के जो सामान्य लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनकी जीवन शैली का सत्यानाश कर दिया था। एक अनुमानित आंकड़ा से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3 करोड़ 75 लाख तक रही होगी। एंडियन क्षेत्र में भी यही स्थिति थी, जबकि मध्य अमेरिका में यह 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख के बीच में रही होगी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ और फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घटकर केवल 35 करोड़ रह गई। इस जनहानि के लिए लड़ाइयों और बीमारियां मुख्य रूप से जिम्मेदार थीं। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी। लेकिन बेगार मतलब कि बिना पैसे के काम करवाना। लेकिन उसने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। किंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे उपनिवेशी यानी कि यूरोप से आकर यहाँ बसे लोग नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। सन 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल रहा था। यहाँ पर जो ग्रीन क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर से दासों को भरकर ले जाया जाता था। जैसे ये मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक, कांगो, अंगोला, ये ये बहुत सारे देश आप देख पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को दास बनाया गया। कई ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास में दासों की संख्या हजारों में थी। 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दी कि यूरोपवासियों ने अफ्रीका में आने से पहले भी वह दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय व्यापार को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों से मदद मिलती थी। 1789 में अपनी आत्मकथा में ओलाउदाह एक्वियानो नाम के एक मुक्त किए गए गुलाम ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम्स पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई तकलीफों का फिर से जायजा लेने की पहल की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे
वे स्वतंत्र देश बन गए, ठीक वैसे ही जैसे 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। दक्षिण अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की है। वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय जिन्हें क्रियोल कहा जाता था, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं। उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। उनकी संस्कृति व यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व आज भी विद्यमान हैं और देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से इस अध्याय की हम समाप्ति कर रहे हैं, जहाँ पर हमने ये जाना कि किस तरह से दक्षिण और उत्तर अमेरिका के क्षेत्रों पर इन्होंने गुलाम बनाने का कार्य किया और किस तरह से इनकी बर्बरता ने यह साबित कर दिया कि लालच बुरी बला है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें चरित्र को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए इतिहास से भी कुछ सीखिए और सबक लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।